हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का एड एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भाग 1 में है संघ एवं इसके अधीन राज्य, जो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, और यहाँ पर संघ में शामिल हैं भारत के सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश तथा सभी अर्जित भूभाग। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियाँ इंडिया के नाम से होते हैं। और अनुच्छेद 1 में ही भारत के 2 नामों का जिक्र है, जो पहला इंडिया और दूसरा भारत है। अनुच्छेद 2 में भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों के प्रवेश का प्रावधान है, जिसका उदाहरण है सिक्किम राज्य को 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत संघ में जोड़ा गया था। तब यह राज्य असम का सह राज्य था। अगले ही वर्ष 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारत का 22वां राज्य बना। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत में नवीन राज्यों का जन्म और उनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन, जिसका एक उदाहरण है 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू तथा कश्मीर की सीमाओं में परिवर्तन कर लद्दाख तथा जम्मू एवं कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों का जन्म हुआ। यदि आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। यानी कोई भी ऐसा कानून बनेगा जिससे आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 प्रभावित होगा, उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 1, 2 और 3 को प्रभावित करने वाला कानून एक साधारण प्रक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। इसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। यानी अनुच्छेद 1, 2 और 3 में जो भी ऐसा नियम बनेगा जिससे अनुच्छेद 1, 2, 3 प्रभावित होंगे, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। जिसमें एक अपवाद है, यदि संसद भारत के किसी भी क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होगा। इसका एक उदाहरण हमारे पास है। समय संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के अंतर्गत भारत के 111 गाँवों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश के 51 गाँवों को भारत में विलय किया गया था। अब आगे हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा धर आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष एस के धर को बनाया गया था, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, यानी कि रिटायर्ड जज थे। इनकी यह सिफारिश थी कि भारत में राज्यों का गठन प्रशासनिक तौर पर किया जाए। वर्ष 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने की थी, उसमें जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की और बताया कि राज्यों का पुनर्गठन एकता, सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के आधार पर हो सकता है और उसी आधार पर किया जाए। सन 1950 में भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ और यह मांग रखी गई कि तेलुगु भाषी लोगों को एक अलग राज्य का गठन किया जाए। इस आंदोलन की अध्यक्षता पोट्टी श्रीरामुलु कर रहे थे। 56 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई, जिससे तेलुगु भाषी लोग हिंसा पर उतर आए। 10 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इनमें 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानिक्कर। इनकी रिपोर्ट पेश करने के बाद भारत में भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। इसी अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इनमें 14 राज्य निम्न प्रकार थे: असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, केरल, मद्रास, मैसूर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। एवं 6 संघ शासित क्षेत्र थे: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप, जिसे आज हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। 1956 में ही पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। 1960 में बॉम्बे की सीमाओं का परिवर्तन कर गुजराती भाषियों को अलग कर 15वां राज्य गुजरात का गठन हुआ और बॉम्बे को महाराष्ट्र कर दिया गया। 1961 में गोवा तथा दमन व दीव संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। 1961 में ही दादर एवं नगर हवेली को भी संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। 1966 में पंजाब की सीमाओं में परिवर्तन कर 17वां राज्य हरियाणा बना दिया गया तथा दोनों राज्यों की एक राजधानी चंडीगढ़ रखी गई। चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। 1972 में भारत में 3 राज्यों का गठन हुआ:
पहला मणिपुर, दूसरा मेघालय और तीसरा त्रिपुरा। 1975 में सिक्किम राज्य भारत का 22वां राज्य बना। 1987 में 2 राज्यों का गठन हुआ, पहला मिजोरम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। और 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा झारखंड। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। वर्ष 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 6 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, पहला जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा लद्दाख। 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली का विलय कर दिया गया। अब भाग 2 में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक चलती है और यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और यह एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारत में भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, यानी कि आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा है। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 को वह प्रत्येक भारतीय व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा यदि, पहला पॉइंट है, वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में होता है। दूसरा पॉइंट, उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। तीसरा पॉइंट, वह न्यूनतम 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो। चौथा पॉइंट, अगर वह पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और भारत में रह रहा हो। और 5वां एवं अंतिम पॉइंट, उसके माता पिता या पूर्वज अविभाजित भारत में जन्मे हों, यानी कि 1947 से पहले अगर भारत में उनके माता या पिता किसी का जन्म हुआ हो। अनुच्छेद 6 में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के विषय में। यदि कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत में आए और भारत में 6 महीने तक रह लिए तथा संविधान लागू होने से पहले पंजीकरण करा लिए तो वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान पलायन करने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 8 में है भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 9 में है नागरिकता का निलंबन, यानी नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। अनुच्छेद 11 में है संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है और नागरिकता का कानून 1955 में आया था। इसी अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं तथा ऐसे 3 तरीके बताए गए हैं जिससे भारत की नागरिकता रद्द की जा सकती है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो 1986, 1992, 2003, 2005, 2016 और 2019 में हुए थे। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला, जन्म के आधार पर, जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के भूभाग में हुआ हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। इसकी शर्त है कि वह किसी भी शत्रु देश की दंपत्ति का बच्चा न हो, विदेशी राजदूतों का बच्चा न हो या किसी विदेशी दंपत्ति का बच्चा न हो, यानी कि किसी भी पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हो उसका बच्चा ना हो, यानी कोई विदेश से जो ट्रेवलर्स आते हैं उनका बच्चा ना हो। और इसमें संशोधन किया गया था CAA 1986 के तहत। और CAA 1986 के तहत भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति तभी भारत का नागरिक कहलाएगा जब उसके माता पिता भी भारतीय हों। और दूसरा है वंश परंपरा से नागरिकता। कोई भी भारत के भूभाग के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति तभी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। यह प्रावधान विदेशियों तथा भारतीय मूल के लोगों के लिए है। इस प्रावधान के लिए निम्न शर्तें लागू होती हैं। वह व्यक्ति जो भारत में न्यूनतम पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति पुनः पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एक विदेशी महिला जो भारतीय नागरिक से विवाह कर लेती है। वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हों और भारत में रह रहे हों। वे व्यक्ति जो एक राष्ट्रमंडल देश से हैं और भारत में कार्यरत हैं। चौथा है देशीकरण से नागरिकता। इसके लिए निम्न शर्तें लागू होती हैं। एक विदेशी जो पिछले 14 वर्षों में से 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो। वह व्यक्ति जो राष्ट्रमंडल देश से हो और 10 साल से भारत में रह रहा हो। जिसमें 2019 में संशोधन किया गया था CAA 2019 के तहत। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान का कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भारत में केवल 6 वर्ष ही रहकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पाँचवा है अर्जित भूभाग के विलय से नागरिकता। यदि भारत के भूभाग में किसी भी बाहरी देश के भूभाग का विलय हो जाता है तो उस भूभाग के अंतर्गत आने वाले लोग तत्कालिक प्रभाव के कारण
भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। जैसे एक उदाहरण है सिक्किम का। नागरिकता के निलंबन के 3 तरीके हैं। जो पहला है स्वतः त्याग देना, यानी आप खुद उसको छोड़ दीजिए, किसी और देश की नागरिकता ले लीजिए। और दूसरा बर्खास्तगी या निलंबन। अगर कोई व्यक्ति बिना भारत सरकार को जानकारी दिए बगैर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी आप भारत सरकार को न बताएं, और यदि आप अमेरिका या किसी भी देश का आप नागरिकता ले लें तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा तरीका है वंचित करना। इसके लिए निम्न शर्तें हैं। वह व्यक्ति जो पागल या दिवालिया हो जाए। दूसरा पॉइंट है वह व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता अवैधानिक रूप से प्राप्त की है, यानी कि गलत तरीके से। तीसरा है वह व्यक्ति जो देशद्रोही हो, यानी जिसके ऊपर देशद्रोह लग जाए। चौथा, संविधान का निरादर या अवमानना करने की स्थिति में, यानी कि आप संविधान का रिस्पेक्ट ना करें, उसकी बेइज्जती करें और उसके नियमों का पालन न करें। पाँचवा है पंजीकरण के बाद यदि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है और 5 साल के भीतर उसे 2 साल की सज़ा हो जाए। यानी कि अगर आप पंजीकरण से आप भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं और 5 साल के अंदर आपको 2 साल की सज़ा, यानी आप ऐसा कोई गैरकानूनी काम करें जिससे आपको सज़ा हो जाए तो उससे भी आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है, यानी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। छठा पॉइंट है यदि पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के बाद लगातार 7 साल से भारत के बाहर रह रहा हो, यानी कि आप पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता तो प्राप्त कर लें लेकिन लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहें, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।